नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। आज आपको गोड्डा के एक ऐसे शख्सियत से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्हें गोड्डा के कम लोग ही जानते हैं, लेकिन उनकी कार्यकुशलता और उनके सफलता के बाद आप उनको निश्चित रूप से जानना चाहेंगे और उनका परिचय प्राप्त करना चाहेंगे। गोड्डा में पिछले एक दशक से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक संस्थान चल रही है, जिसका नाम है ब्लू ओशियंस। और इस संस्थान ने अपने कड़ी मेहनत से कई विद्यार्थियों का जीवन संवारने का काम किया है, उन्हें सिविल सर्विस में सफलता दिलाने का काम किया है। मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर मनीष कुमार से, जो कि ब्लू ओशियंस वर्तमान में पथरा बैंक के सामने में इनका संस्थान है और इस संस्थान को चला रहे हैं। बीपीएससी 64 में इनके संस्थान से स्टूडेंट सफलता को प्राप्त किए हैं और इस संदर्भ में हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर मनीष कुमार से, सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सर आप ये बताएंगे कि आपके संस्थान से बीपीएससी 64 का स्टूडेंट क्वालिफाई किया, तो ये आपके मतलब कि गोड्डा जैसे एरिया में या आपके निर्देशन में इस क्षेत्र में ये कैसे आपने इसको संभव बनाया? देखिए, विशेष करके जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है वह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला होता है और उसमें जो मेन इश्यूज़ है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और जो भागलपुर और गोड्डा में जो मैं काम कर रहा हूँ, वो यहाँ के बच्चे का जो शैक्षणिक स्तर है बहुत ही निम्न है और बीपीएससी की तैयारी करना यहाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। बच्चे का विकास भी जो इंटरव्यू में होता है, आत्म विकास, वो भी नहीं हो पाया। यदि बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जा रहे थे, मेंस क्वालिफाई कर जा रहे थे, तो खुद ही वो इंटरव्यू में परेशान हो जा रहे थे कि क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उनका आंसर होगा। तो ये काफ़ी चुनौतियाँ मुझे यहाँ सामना करना पड़ रहा था। शुरुआती दौर पर कोई भी नया काम होने पर तो लोग उसको संदेह की दृष्टि में तो देखते ही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो लोग उसको समझ लेने लग जाते हैं कि ये वास्तविकता है। तो मैं कौन क्या बोला उस पर मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने कर्तव्य के पीछे हमेशा दृढ़ रहा और अपनी जो हमारी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि नहीं, मैं इस रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में काम करूं, यहाँ के बच्चों को सिविल सेवा के परीक्षा में उत्तीर्ण करवाऊं। ये हमारा चुनौती जो है आज सफल प्रतीत हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले तिथि में भी यहाँ के बच्चे जो दिल्ली और बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं या पटना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि उन बच्चों को वहाँ पर आर्थिक शोषण का सामना करना पड़े। एकदम बिल्कुल कम पैसे में, पैसे नाम मात्र का आप पढ़ाई करें, क्योंकि वह गारंटी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस कर जाएंगे। आप यहीं पर घर में रह करके और विशेषकर कोरोना काल में आप घर में ही रह करके आप एक अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त करके आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा अनुभव रहा है। सिविल सेवा की तैयारी वही करा सकते हैं जिन्होंने खुद इनकी तैयारी की हो और आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि आप भी एक समय सिविल सेवा के अभ्यर्थी रह चुके हैं और आप इंटरव्यू में जा कर के आप वहाँ से लौटे हैं। आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। हमारा जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। बिहार जैसे रूरल एरिया में विकास, मेंटल स्पिरिचुअल विकास बहुत ही बड़ा चुनौती है। बोलने की शैली हो या भाषाएं हो या दृष्टिकोण हो, तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं मिल पाती और वो अचानक विकास नहीं होता है। एक लंबे समय से, अरसे से किसी अनुभव व्यक्ति के माध्यम से यह हमें प्राप्त हो पाता है। तो हमने जो महसूस किया, मैं अभी वर्तमान में पूर्णिया प्रमंडल के और कोसी प्रमंडल के कमिश्नर, आईएएस टॉपर उस जमाने के रहे थे राहुल रंजन महिवाल, उनका बैचमेट हूँ। उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, साथ में ही हुआ था, तो खन्ना जी के बोर्ड पर। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी का उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रकोप कह सकते हैं कि अंग्रेजी पर प्रेशर बनाया जा रहा था। हाँ, हालांकि
मुझे बाध्य नहीं किया गया, लेकिन मेंटालिटी जो है वो बिल्कुल होना चाहिए था। और उस चीज़ पर हमें जो है थोड़ा-सा नुकसान मुझे सहना पड़ा। और एक रूरल एरिया के बच्चे पीटी क्वालीफाई कर जाएँ, मेंस क्वालीफाई कर जाएँ और इंटरव्यू तक पहुँच जाएँ, इसे मैं बहुत बड़ी चुनौती समझते हुए और सफलता को भी इसको मैं समझ रहा था कि बहुत बड़ी सफलता भी है। रही बात अंतिम परिणाम का, तो उस पर मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। आने वाले तिथि में कोई फिर से मेरे जैसा स्थिति वो अभ्यर्थी ना हो, उनके लिए मैं एक विकल्प के रूप में एक शून्यता को इस भरने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि पीटी के मेंस के साथ-साथ इंटरव्यू की भी उनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो। और मैं इसलिए अपने साथ अपने बच्चों को हॉस्टल के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कि आप अपने यहाँ जो आप तैयारी करा रहे हैं संस्थान के अंदर, तो छात्रावास के साथ। जी, बिल्कुल, छात्रावास के साथ मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल में आवागमन बिल्कुल मैं बंद करना चाह रहा था, कनेक्टिविटी नहीं हो और ऑनलाइन की पढ़ाई उतना सही नहीं होती है, उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, सबकी बस की बात नहीं होती। जब ऑफ़लाइन में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन में कितना समझ पाएँगे? इसलिए मैंने एक विकल्प तैयार किया कि आखिर ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और कोई 11th-12th की एग्ज़ाम नहीं है ये, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये कमीशन का एग्ज़ाम है, जिसका प्रतिस्पर्धा आप लोग डीयू, जेएनयू बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान के बच्चों के साथ होता है। उसको आप कैसे आप चुनौती आप दे पाएँगे? ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए मैंने इस कोरोना के काल में विकल्प के तौर पर एक हॉस्टल थोड़ा-सा मैंने स्टार्ट किया है। आपके एक ब्रांच भागलपुर में भी है जी। और गोड्डा में भी है। दोनों को आप किस तरह से टैकल कर पाते हैं? देखिए सर, आज बहुत बड़ी चुनौती थी। भागलपुर, गोड्डा जैसे रूरल एरिया में थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर सफोकेशन फ़ील हुआ, लगा कि मुझे रिज़ल्ट यहाँ से जल्दी नहीं मिल पाएगा। जेपीएससी का कंटिन्यूटी नहीं होने से मुझे यहाँ काफ़ी यहाँ पर क्षति हुआ है। मेरा मेहनत काफ़ी यहाँ पर ऐसा लगा कि स्पॉइल हुआ है। तो फिर मैं सोचा कि कहीं मेरा लाइफ़ ऐसे करियर ख़राब ना हो, और बच्चे बीपीएससी यहाँ से दे नहीं रहे हैं। जेपीएससी पे ऊपर डिपेंडेंट थे। अब आएगा, पीटी आएगा। तो 2006 जेपीएससी का 35 बच्चा यहाँ से पीटी क्वालीफाई किया था पिछले बार। लेकिन मेंस के बारे में आई तो फिर उसमें उठा-पटक हो गया। ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास खत्म हो गया, जिस कारण से यहाँ बच्चे अब जेपीएससी के लिए रुझान नहीं भर रहे थे। और जब यहाँ की प्रवृत्ति थी कि जब फॉर्म आएगा उस समय वो कोचिंग की तलाश करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। तैयारी पहले से होनी चाहिए और अचानक 2 महीना 3 महीना में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने भागलपुर को पकड़ा। और भागलपुर में भी देखा कि वहाँ भी शून्यता थी, जो मुझे आकर्षित किया। और उस शून्यता को भरने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया। सप्ताह में 3 दिन यहाँ, 3 दिन वहाँ। बाइक हो, कार हो, जैसे भी हो, जाम हो, भीड़ क बजड़ करके मैं फिर भी बच्चों के नाम पर अपने जीवन को जो नेक्स्ट जीवन है मैंने समर्पित कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों की तैयारी कराते-कराते ही मैं अपने इस दुनिया को छोड़ दूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस पर चाहेंगे कि आप दृष्टिकोण दें? मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं बेसिकली मेरा अपना अनुभव रहा है कि ऐसे पार्ट 1 से होनी चाहिए, लेकिन मैंने हॉस्टल में इंटर के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया है कि इंटर के द्वारा बाद ही, क्योंकि सब एनसीईआरटी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ना पड़ता है। मैंने देखा कि खुद एहसास किया है कि 6 से 11-12 तक एनसीईआरटी पढ़ना होता है और अचानक एनसीईआरटी को समझना थोड़ा मुश्किल होती है। और फिर मैं एक ऐसा परिवेश देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के साथ-साथ उनका जो विकास हो यूपीएससी और बीपीएससी की ओर दृष्टिकोण है, वह स्पष्ट हो और ऐसे वातावरण से ऊपर उठ करके वह कमीशन की ओर चले जाएँ, उनकी मेंटालिटी कमीशन की ओर चला जाए। इसके लिए मैं 11 से ही बच्चों को लेना चाहता हूँ। कितने स्टूडेंट रखने की क्षमता आपके हॉस्टल में है? मैं बिल्कुल सीमित मात्रा में रखना चाहता हूँ। 10 से 15 के बीच में ही हमारी कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं रख पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बच्चे आएँ। मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ, उनके माता-पिता का भी लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि उसका बैक हिस्ट्री क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। वैसे बच्चे को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसको फिर मैं उसके ऊपर पूरा मेहनत करता हूँ। क्या लड़कियों के रहने की व्यवस्था आपके पास? अभी लड़कियों की रहने की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत काफ़ी शिकायतें आई हैं मुझे, लेकिन मैं जल्दी ही उनके लिए भी सुरक्षा के साथ उनको पर्याप्त माहौल देने का प्रयास करूँगा। गोड्डा के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे?
जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि गोड्डा के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, विश्वासी हैं। लेकिन एक अपने आप में केवल जेपीएससी को जो पकड़ के रखे हुए हैं, अब सरकार की बात है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन आप अपना जो उम्र जेपीएससी के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पीसीएस को भी, अन्य राज्यों के पीसीएस को भी ध्यान दिया जाए। और यूपीएससी आप दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएं, आपको ऑल इंडिया का टॉप मोस्ट जो पढ़ाई है यूपीएससी का जो एग्जैक्ट होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कंप्लीट हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं आपको कंप्लीट जो संपूर्णता है वो मैं देने का प्रयास करूँगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। एक बार जरूर आप हमसे संपर्क स्थापित करें। हमारे साथ ब्लू ओशन के एक स्टूडेंट है जो यहीं के छात्रावास में रह करके सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार से। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? सर को तो मैंने ज्वाइन किया था 2019 में ही, और यहाँ लगभग वही 8-9 मंथ हो गया है। ग्रेजुएशन से आप हाँ, ग्रेजुएशन पार्ट वन से ही सर के साथ कैसा जुड़ा लग हूँ। रहा है कि उनके वो जो आपको पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? सबसे चीज़ यहाँ बड़ी बात है कि स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन में भी सिर्फ सिलेबस ले लेते हैं, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे कमी यही है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि एक ललक होती है कुछ सीखने की, समझने की, तो वो शायद मेरे में थी। तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि क्यों नहीं दिल्ली जाने से पहले ग्रेजुएशन तक कम से कम यहाँ की मतलब एक समझदारी बनाई जाए ग्रेजुएशन लेवल तक। उसके बाद फिर यूपीएससी के लिए मेरा इंटेंशन था, मेन फोकस है यूपीएससी के लिए। तो जब मैंने सर को ज्वाइन किया तो ग्रेजुअली एक विश्वास भी बढ़ता गया और एक तरह से यूपीएससी बीपीएससी के लिए का मिशन के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। किस पार्ट में भी आप? अभी मैं पार्ट 3 में हूँ, लास्ट ईयर। तो इस साल तो आप एपीआर भी हो सकते हैं? हो सकते हैं पीआर, लेकिन कि कोरोना के कारण जो है ये यूनिवर्सिटी अभी क्लियरेंस नहीं दे पा रही है कि अच्छा, कब एग्ज़ाम होगी, कब तक क्लियर कर पाएंगे। पार्ट थर्ड क्लियर करने के बाद ही आप हाँ, बाद ही यूपीएससी यूपीएससी के के लिए लिए अपियर होऊंगा। स्टेट से पीसीएस के लिए आप एपीआर हाँ होंगे। हाँ, कि अभी कंपटीशन में यूपीएससी बीपीएससी में इंग्लिश मीडियम बहुत प्रभावी हो रहे हैं। कोई भी जो है सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिल पा रहा है हिंदी मीडियम में, तो बेटर जो है मटेरियल लेने के लिए या एजुकेशन का जो भी मटेरियल है वो सब इंग्लिश में ही आ रहा है। और बुक्स सब भी, जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस में हेनरी हेवुड हो गया, ये सब इंग्लिश में ही आती है। तो उनको पढ़ना मस्ट हो जाता है आपको, अगर बेटर मतलब परफॉर्मेंस चाहिए तो वो भी सर उसको ईज़िली हिंदी में भी समझा देते हैं, उसका ट्रांसलेट करके बता देते हैं आपको ईज़िली। ज़्यादा परेशानी नहीं होती है पॉलिटिकल साइंस में समझने के लिए। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप सिविल सर्विसेज निकालें, गोड्डा का नाम रोशन करें। थैंक यू।